अगले दिन रिया अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी जब नौकरानी ने आकर बताया कि रईस खान ने उसे बुलाया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो सहमे हुए कदमों से रईस खान के कमरे की तरफ बढ़ी थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर चली गई थी। रईस खान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी। रिया ने सर झुकाकर कहा, जी ताऊ जी। रईस खान ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन रिया खड़ी रही। बैठ जाओ बेटा, उन्होंने नरमी से कहा। रिया धीरे से कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम मुझसे नाराज हो? रईस खान ने पूछा। रिया ने इनकार में सर हिला दिया। तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी हो, मेरी बेटियों से भी बढ़कर। तुमने कभी ये सोचा है कि मैं तुम्हें अरमान से दूर क्यों कर रहा था? उनके शब्दों में बेहद मोहब्बत और दुख दिखाई दे रहा था। रिया ने ना समझते हुए उन्हें देखा था। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि उसके ताऊ जी कि उसके हर फैसले के बीच में दखल अंदाजी करते थे। अगर मैं कहूँ कि कल जो तुमने दरिंदगी देखी, जिस वजह से तुम बेहोश हो गई थी, उसके पीछे अरमान का हाथ था, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? रईस खान के शब्द मामूली से थे, पर रिया के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। रिया ने आंखें फैलाकर उन्हें देखा था। उसका शरीर पत्थर बन गया था। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी। अरमान, जिसने हमेशा उसकी सुरक्षा की थी, वही उस वहशत का जिम्मेदार हो सकता था। ये नामुमकिन था। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानती। ये झूठ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताऊ जी? रिया ने यकीन न करते हुए अंदाज से कहा था। बेटा, ये सच है। रईस खान ने कहा। जिस लाश को तुमने देखा था, उसका संबंध अरमान दुश्मन के एक खास आदमी से था। अरमान ने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके दुश्मन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। वो उसको झूठे केस में फंसाना चाहता था। रिया ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरमान ऐसा नहीं कर सकते। मैं अरमान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम उसे नहीं जानती हो मेरी बेटी, और वो तुम्हारी इसी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। रईस खान ने कहा। उसने ये सब कुछ अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया है। तुम उसके लिए सिर्फ एक बदले का मोहरा हो। उसकी फितरत में वो दरिंदगी है कि वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मेरी सुरक्षा करते रहे हैं ताऊ जी। वो मेरे हमदर्द हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे। आप झूठ बोल रहे हैं। रिया चिल्लाने लगी थी। अगर ये सब सच था तो वो उसको भी देखना नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि तुम विश्वास नहीं करोगी, रईस खान ने कहा। उन्होंने अपने टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप खोला और उसकी तरफ मोड़ दिया। ये देखो, स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। अरमान के चेहरे पर संगीन एक्सप्रेशन थे, जिसमें वो एक आदमी को बुरी तरह से मार रहा था। वो इंसान बेबसी से चिल्ला रहा था और अरमान उसको वहशी बना रहा था। इसके बाद वीडियो में वही डब्बा दिखाया गया जो रिया ने सड़क पर देखा था। रिया की आंखें डर से फैल गई थीं। ये झूठ है, सब झूठ है। ये वीडियो असली नहीं हो सकती। ये सब झूठ है। वो चिल्लाने लगी। मुझे नहीं देखना है कुछ भी। मुझे ये सब नहीं देखना। वो लैपटॉप को धक्का देते हुए चीखने लगी थी। खुद को संभालो रिया। मैं ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहता था, पर अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें ये सब बताना जरूरी हो गया है। रईस खान ने कहा। अरमान ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। वो मुझसे हमारी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। रिया का दिल इस बात को मानने पर तैयार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने की हकीकत बर्दाश्त करने से इनकार कर रही थी। वो रोने लगी और हकलाते हुए कहने लगी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों? वो बेबसी से सर पड़ते हुए चिल्लाई थी। उसका मासूम दिमाग इतनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रईस खान ने उठकर उसे गले से लगा लिया था। बेटी, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम नहीं समझी। अब तुम्हें विश्वास करना होगा कि इंसान तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अरमान के लिए। क्यों नहीं बताया? रिया ने बेबसी से कहा। वो अरमान है रिया। तुम उसकी दरिंदगी अपनी आंखों से देख चुकी हो। अगर मैं उसकी हकीकत तुम्हें बता देता तो वो मुझे जान से मारने में या तुम्हें जान से मारने में देर नहीं करता। रईस खान की बात पर वो आंखें बंद कर गई थी। अब तुम मेरी बात पर विश्वास करो। अरमान को छोड़ दो। उसका दिल दर्द से फट रहा था। वो इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस इंसान को दिल से चाहती थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला था। रईस खान के कमरे से निकलने के बाद
रिया की दुनिया जैसे उलट गई थी। उसके कदम में जान बाकी नहीं रही थी। वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंची थी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में अरमान की दरिंदगी भरा चेहरा साफ घूम रहा था। एक ही लम्हे में उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत एक दर्दनाक हकीकत में बदल गई थी। उसने गुस्से और लाचारी में कमरे का सामान तोड़ना शुरू कर दिया था। वो हर चीज जो अरमान के साथ उसकी यादों को ताज़ा कर रही थी, वो सब कुछ बिखेर रही थी। बेड की चादर खींचकर फेंक रही थी, टेबल पर रखे हुए फ्लावर पॉट को जमीन पर पटक रही थी और आईने में अपना चेहरा देखकर चिल्लाकर उसे भी तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे, बिल्कुल उसके दिल के टुकड़ों की तरह। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और सिसकियां भरने लगी। उसकी आत्मा अब दुख में बदल चुकी थी। रात को अरमान की गाड़ी बंगले के पॉर्टिको में रुकी थी। उसके हाथ में ताज़ा गुलाब के फूल थे। वो रिया के लिए लेकर आया था। आज वो रिया को बाहर लेकर जाने का इरादा रखता था कि वो जल्द से जल्द कल का देखा हुआ नज़ारा भूल सके। पर कमरे को खाली देखकर उसने गुलाब के फूल वहीं बेड पर रख दिए थे और रिया को पुकारने लगा था, पर वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। कुछ सोचते हुए वो रिया के कमरे की तरफ आया था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अरमान ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और नरमी से आवाज़ दी, रिया, दरवाज़ा खोलो। ये व्यवहार सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। अंदर रिया डर से काँप रही थी। अरमान की आवाज़ सुनकर उसका दिल सीने में धक-धक कर रहा था। अरमान ने अंदाज़ा लगाया था कि वो शायद अभी भी डरी हुई थी और उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था। उसने आवाज़ को और भी नरम करते हुए कहा, रिया प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। मुझे बात करनी है तुमसे। कल के हादसे की वजह से परेशान हो तुम, मैं समझ सकता हूँ। रिया अपने होठों पर हाथ रखती हुई अपनी सिसकियाँ दबाने लगी थी, जो अरमान के डर पर दस्तक के साथ ऊंची होती जा रही थी। रिया, दरवाजे की तरफ झुकते हुए अरमान ने अपने कंट्रोल से बाहर होकर पुकारा था, रिया दरवाज़ा खोलो वरना मैं खुद भी खोल सकता हूँ। इस बार अरमान ने कुछ सख्ती से कहा था। नौकर से चाबी मंगवाकर दरवाज़ा खोला। अरमान अंदर दाखिल हुआ तो बिखरा हुआ कमरा देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। उसकी नज़रें रिया पर पड़ी, जो कमरे के कोने में सहम कर बैठी हुई थी। उसने अरमान को देखा तो जोर से आंखें बंद कर ली, जैसे कहीं छुप जाना चाहती थी। अरमान को इस तरह का डर जाना बुरी तरह से खटका था। उसने कदम रिया की तरफ बढ़ाए, पर वो अरमान को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खड़ी हो गई थी और इधर-उधर देखने लगी। उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी तो उस तरफ दौड़ लगाई, पर अरमान उसे बीच में पकड़ चुका था। क्या हुआ रिया? अरमान ने ना समझी से उसे देखा। तुम इस तरह डर क्यों रही हो? प्लीज मुझे छूना मत। आप बहुत बुरे हो। दरिंदे हो आप, मुझे हाथ मत लगाना। वो किसी अछूत की तरह देखती हुई पीछे हो गई थी तो अरमान के माथे पर गहरे बल पड़ गए थे। तुम होश में तो हो? अरमान ने गुस्से से उसे थामा, पर अपने हाथों में उसका कांपता हुआ शरीर देखकर दिल फटने लगा था। अरमान के चेहरे का रंग एकदम से बदलता जा रहा था और वो किसी सच में खो गया। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि रिया को सच पता चल चुका था। अरमान ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया था। तुम्हें किसने बताया? रिया ने अपना मुंह हाथों से ढककर रोना शुरू कर दिया था। आप झूठे हैं, आप धोखेबाज हैं। आपने मुझे इस्तेमाल किया है, अपनी नफरत का मोहरा बनाया है। तुम्हें किसने बताया ये सब? रईस खान ने। अरमान ने सख्त शब्दों में पूछा। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। आप जानवर हैं। कितनी बेरहमी से किसी मासूम का। अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी जब उसे दीवार से लगाते हुए अरमान दहाड़ा था। शट अप। दूसरों की फिजूल की बात सुनकर तुम मुझसे बदगुमान कैसे हो सकती हो? तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में जो मुझे जानवर कह रही हो? अरमान का गुस्सा भी अब आसमान पर आ गया था। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अरमान को पीछे धक्का देते हुए वो चिल्लाई थी। अरमान ने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेहद दुख था। मैंने आपसे बेहद मोहब्बत की थी। मोहब्बत? अरमान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रिया। जब तुम सच जान चुकी हो और मान चुकी हो तो मैं ऐसा ही हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुमने जो देखा, मैं उससे कहीं ज्यादा जानवर और दरिंदा हूँ। क्या तुम मेरी दरिंदगी और देखना चाहोगी? वो डायरेक्ट शब्दों से बोला तो रिया की जान गले में आ गई थी। नहीं,
यहाँ से चले जाओ। मैं कल गाँव वापस चली जाऊंगी। मैं आपकी दुनिया में नहीं रह सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? वो अरमान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी थी। तुम मेरी दुनिया की मुसाफिर बन चुकी हो। तुम अब मुझसे आज़ाद नहीं हो सकती। पहले मैं रईस खान से निपट लूं, फिर तुम्हें देखूंगा। बहुत मोहलत दे दी मैंने उसे। रिया का हाथ पकड़ते हुए वो उसे जबरदस्ती अपने कमरे में लाया और गुस्से से बिस्तर पर फेंक दिया। वक्त पूरा हुआ। अब मैं रईस खान को जान से मार दूंगा। वो कमरे से निकलने लगा। रिया ने घबराकर उसका हाथ थाम लिया। नहीं, आप ताऊ जी को कुछ नहीं करेंगे। अरमान ने उसे अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद किया। रिया वहीं जमीन पर बैठकर सिसकियां भरने लगी थी। उसकी दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अरमान गुस्से से पागल होता हुआ रईस खान के कमरे में दाखिल हुआ। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलने की आवाज पर रईस खान ने नजर उठाते हुए देखा। अरमान लाल आंखों से उन्हें घूरता हुआ खड़ा था। रईस खान उसे देखकर जीत भरे अंदाज में मुस्कुराए। बुरी बात है अरमान, ऐसे किसी के कमरे में बिना इजाजत के नहीं आते। रईस खान मुस्कुराहट को काबू पाते हुए बोले थे। बहुत जल्दी में लग रहे हो अरमान खान। रईस खान ने आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। अरमान ने एक जोरदार हाथ से सामने रखे टेबल पर रखा फ्लावर पॉट को नीचे फेंक दिया। क्या बताया है तुमने रिया को? क्या भर दिया है तुमने उसके दिमाग में? वो मजबूत कदम लेता हुआ लम्हे भर को रईस खान के सामने आकर खड़ा हुआ था और उनके गिरेबान से पकड़ता हुआ खड़ा किया था। रईस खान के होठों पर मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। क्या हुआ? तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि रिया को हकीकत पता चल गई? तुम वैसे भी उसे तकलीफ देना चाहते थे या फिर तुम्हारा कोई और इरादा था? जो तकलीफ तुम रिया को देना चाहते थे वो मैंने दे दी है। तुम्हें तो उसे तड़पता हुआ देखकर खुश होना चाहिए। वो कहते हुए साथ में जोर से हंसने लगे। तुम्हारी बेटी, डैमिट, वो तुम उसके साथ ऐसा कर सकते हो? अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गिरेबान छोड़ दो अरमान। अगर मेरी बेटी को पता चल गया कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा है तो उसे तुमसे और भी नफरत हो जाएगी। उनके कहने पर अरमान ने एक झटके से उन्हें पीछे धक्का दिया था कि वो वापस कुर्सी पर गिर गए। अरे अरमान, तुम तो गुस्से में हो। रईस खान ने मजाक उड़ाते हुए शब्दों में कहा। तुम ये बात शायद भूल गए हो कि तुम्हारे पावरफुल होने की वजह से हर बार बाजी मैं जीतता आया हूँ। तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता का कातिल मैं हूँ। क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? ये कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहे थे। रिया को तुमने मोहरा बनाया था पर वो तो मेरे हुक्म का इक्का निकली। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे इस रिएक्शन से क्या कुछ हो सकता था। अरमान चिल्लाया। मुझे पता है कि अब तुम्हारी हालत क्या हो रही है। रईस खान ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को इस्तेमाल करके मुझसे जीत जाओगे? अरमान का गुस्सा काबू से बाहर होने लगा था। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें उससे मोहब्बत है अरमान। रईस खान ने कहा। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है मोहब्बत। अब वो तुम्हें नफरत की नजरों से देखेगी और तुम उसकी आंखों में देखते हुए तड़पते रहोगे। रईस खान एक बार फिर हंसने लगे थे। ये हंसी अरमान के कानों में जहर की तरह घुल रही थी। उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। वो तेजी से रईस खान की तरफ बढ़ा था और उन्हें एक बार फिर गिरेबान से पकड़ते हुए जोरदार मुक्का रईस खान के चेहरे पर मार दिया। यू इडियट, अब नहीं छोड़ूंगा। आज जान से मार दूंगा तुम्हें। वो रईस खान को जमीन पर गिराता हुआ उन पर हावी हुआ था। फिर रईस खान को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अरमान उनसे ताकत में इस कदर ऊपर था कि वो चाहकर भी अरमान को हटा नहीं पा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने बेबस होता हुआ सब खामोशी से देखता रहूंगा? अरमान ने कहा। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लूंगा। रईस खान को अरमान की आंखों में नफरत की आग दिखाई दी। वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अरमान उनकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी लम्हे अरमान ने उन्हें और भी मारना शुरू कर दिया था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रईस खान दो मुक्कों में ही जमीन पर ढेर हो चुके थे। नैना, जो कमरे के बाहर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, चीखते हुए अंदर दाखिल हुई। छोड़ दो डैड को। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा और नफरत थी। नैना के चिल्लाने पर भी अरमान पीछे नहीं हटा था। वो रईस खान को लगातार घूंसों पर घूंसे मार रहा था। नैना गुस्से से अरमान को पीछे खींचने लगी। छोड़ दो मेरे डैड को, तुम उनको मार नहीं सकते। अरमान ने गुस्से से घूरते हुए रईस खान को देखा। ये तुम्हारा पिता नहीं है। तुम जानती भी नहीं हो इसने तुम्हारे माता पिता को कितनी बेदर्दी से कत्ल किया था। तुम्हारी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया था और फिर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए बेटी बनाया था।
ये सुनते ही नैना ने मुट्ठियां और आंखें बंद करी। उसे अरमान के शब्द तड़पाने लगे थे। उसे अपना शरीर कांपता हुआ महसूस होने लगा था। तुम्हारे पिता खास और वफादार आदमी था इसका, पर उस बेचारे से सिर्फ इतनी गलती हुई थी कि वो अपनी संस्कारी पत्नी को यहाँ लेकर आ गया, मतलब कि तुम्हारी माँ को, और फिर इस दरिंदे की नज़र तुम्हारी माँ पर पड़ गई। ये कहते हुए अरमान ने एक जोरदार लात रईस खान के सीने पर मार दी थी। स्टॉप इट, सब जानती हूँ मैं, मेरे डैड यही हैं, समझे तुम? अगर तुमने अब हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अरमान, वो रोते हुए चिल्लाई। तो अरमान उसके कहने पर ठहर गया था। आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। अरमान ने रईस खान को तड़पते हुए शरीर पर आखिरी नजर डाली थी। ये मत सोचना कि तुम जीत गए, मेरी ऐसे इतनी मोहब्बत शायद नहीं करता जितनी तुमसे नफरत करता हूँ। अगर तुमने रिया के जरिए मुझे मात देने का सोचा है तो मैं उसे रास्ते से हटाने से भी परहेज नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसने एक जोरदार ठोकर वहां रखी हुई कुर्सी पर मारी और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद नैना फौरन ही रईस खान के पास बैठी थी। डैड, डैड उठिए, उसने रईस खान को सहारा देते हुए कुर्सी पर बिठाया था। कमीना, इसे तो इसके बाप से ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा, वो नफरत से बोलने लगे। तो नैना उन्हें देख गई थी। वो बचपन से जानती थी कि उसके पिता मतलबी था, पर उसके सगे माता पिता के साथ कितने लोगों का कत्ल किया था वो चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये अब खत्म करिए डैड, मुझे ये परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप प्लीज रिया को अरमान के साथ कहीं भेज दीजिए। वो जब से हमारी जिंदगी में आई है सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी आज्ञाकारी बेटी, आपकी इज्जत करती हूँ, वो आपकी बेटी नहीं है। नैना रईस खान का हाथ पकड़कर कहने लगी थी। जब रईस खान ने गुस्से से उसके हाथ से अपना हाथ खींचा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उनके सवाल पर वो बेबसी से सर झुका गई थी। आपने बहुत जुल्म किए हैं, मेरे माता पिता का कत्ल किया है, मेरी माँ के साथ बुरा किया है, पर जिन्हें मैंने देखा ही नहीं उनका अफसोस नहीं मुझे। पर आप मेरा हक हैं, आप रिया के नहीं मेरे पिता हैं। रईस खान उसकी बात पर हंसने लगा जब नैना ने कहा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के आधे शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए, जो मेरा हक है, बाकी आप रिया को दे दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपका सब कुछ माफ कर दूंगी। रईस खान उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। तुम क्या समझती हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी की वारिस हो? तुम्हें पढ़ाया लिखाया इतना काफी नहीं, सर्वेंट क्वार्टर के छोटे से कमरे से उठाकर मैंने तुम्हें महल में रानी की तरह रखा। तुम जानती हो तुमने मेरा कितना माल उड़ाया है। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, अपनी हैसियत जानने के बावजूद तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। दिखा दिया कि गंदे गरीब पिता का खून हो तुम। वो रईस खान की नफरत पर हैरान थी। कुत्ता भी पाल लो तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, तो क्या सालों से उसे बेटी की तरह पालने के बावजूद मोहब्बत नहीं कर सकते थे? वो लगातार रईस खान को देखती हुई वहां से खड़ी हो गई थी। अब तक आंखों से बहते हुए आंसू अचानक सूख चुके थे। आखिरी आंसू गाल से झटकती हुई वो कमरे से बाहर निकली तो बहुत कुछ उसके अंदर बदल चुका था। अपने कमरे में जाते हुए उसके कदम रुके थे। अंदर नफरत की वो आग भड़क रही थी कि उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था, और तेजी से कदम बढ़ाते हुए अरमान के कमरे की तरफ चली गई थी। भला जिस लड़की ने उसकी जिंदगी की डागर तहस नहस कर दी, वो मासूम बनकर इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती थी? नैना ने गुस्से से दरवाजा खोला। अंदर रिया जमीन पर बैठी सिसकियां भर रही थी। वो दर्द से बेहाल थी। नैना को देखते ही रिया जल्दी से खड़ी हो गई। नैना, तुम्हें पता है अरमान कोई मामूली इंसान नहीं। वो रोते हुए नैना के करीब आई थी जब अचानक मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि रिया बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए पीछे हुई थी और यकीन न करते हुए अंदाज में नैना को देखने लगी थी। नैना तेजी से रिया की तरफ बढ़ी थी और उसके चेहरे पर एक के बाद एक 3-4 थप्पड़ मार दिए थे। तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो नैना का बाजू पकड़ते हुए चिल्लाई थी। प्लीज नैना, मुझसे दूर रहो। अपने बाजू पर नैना की उंगलियों की सख्ती महसूस करते हुए वो रोते हुए नैना को पीछे करने लगी थी जब नैना ने एक जोरदार झटका देते हुए अपने सामने उसे किया। दर्द, दर्द तो मैं तुम्हें जल्दी ऐसा दूंगी रिया कि तुम्हारी आत्मा भी पनाह मांगेगी। मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को तुमने आग लगा दी, पहले अरमान को और अब डैड, यू इडियट। नैना बाजू छुड़ाते हुए कोई चीज तलाश करने लगी थी ताकि रिया को मार सके। रिया सहम कर रोने लगी। मैंने क्या किया है? बेबसी से चिल्लाते हुए उसने पूछा। जिंदगी तो उसकी बर्बाद हुई थी, तुमने क्या किया है?
सीरियसली, तुम इतनी मासूम हो? तुमने क्या किया है? नैना ने चिल्लाते हुए कहा। मेरे डैड ने तुम पर इतने एहसान किया और एक दरिंदे की मोहब्बत में तुमने सब बर्बाद कर दिया। अरमान से मोहब्बत में तुमने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया। ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रिया का सर चकराने लगा था। वो बहुत धीमी शब्दों में बोली थी। नैना ने उसकी बात काटी। वो दरिंदा मेरे डैड को इतना मार कर गया है कि वो चल भी नहीं पा रहे। वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे आंसुओं की वजह से। मगर मैंने अपने डैड को बचा लिया। अगर आइंदा तुम मुझे मेरे डैड के करीब नजर आई तो तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवे को खिला दूंगी। रिया का दिल डर से कांपने लगा था। अरमान की नफरत और दरिंदगी की एक और कहानी उसके सामने आ गई थी। उसका चेहरा यकीन न करने वाला था। अरमान ने ताऊजी पर हाथ उठाया था। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेवकूफ मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नैना ने कहा, तुम अगर सच में मेरे डैड से मोहब्बत करती हो तो अरमान के साथ सारे संबंध खत्म कर दो, बल्कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जानती हूँ कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम झूठ बोल रही हो, नैना ने कहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे पिता मुझसे छीन लिए हैं। नैना ने रिया को एक आखिरी झटका दिया था और कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि रिया वही जमीन पर बैठ गई थी। उसका दिल गुस्से और गम से फटने लगा था। अंधेरा छा चुका था जब अरमान गुस्से और थकावट से चूर होते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। उसे रईस खान को सबक सिखाकर कुछ सुकून मिला था, मगर रिया की नफरत भरी आंखें अभी भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थीं। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि रिया जमीन पर गहरी नींद में सो चुकी है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं और बिखरे हुए बालों में उसकी मासूमियत और बेचारी साफ नजर आ रही थी। अरमान ने दरवाजा बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था। वो धीरे से रिया के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था और कई लम्हों तक उसे देखता रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ और कंफ्यूजन उठने लगी थी। एक तरफ बदले की आग थी और दूसरी तरफ रिया की मासूमियत उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रिया के गाल पर से आंसू पोंछा। धीरे से उसके गाल को हथेली से छुआ था जब माथे पर गहरे बल छा गए थे। रिया के गाल पर उंगलियों के निशान थे। गाल हल्का हल्का सा सूजा हुआ था। अरमान के जबड़े तन गए थे। उसने रिया को अपनी बाहों में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि रिया की नींद कच्ची थी। वो होश में आते ही बिदक कर पीछे हुई थी। गाल पर क्या हुआ है तुम्हारे? किसने हाथ लगाया है तुम्हें? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? अरमान के शब्द सीरियस थे। आपको क्या मतलब है इस बात से? आपको तो खुश होना चाहिए ना? मुझे तकलीफ में देखकर वो बेहद गुस्से भरे शब्दों में बोली थी। सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत। कोई अगर तुम पर हाथ उठाएगा तो मैं उसको जड़ से उखाड़ दूंगा। वो बहुत मामूली शब्द में कह रहा था। रिया उसे देखती ही रह गई थी। वो कितनी हैरत अंगेज बातें कर रहा था, वो भी इतने आराम से। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और नफरत के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। अरमान उसके ठीक सामने खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। पूरे कमरे में भी खामोशी छाई हुई थी। रिया ने उसे गुस्से से घूरा था। आपने ताऊजी पर हाथ उठाया है? रिया के पूछने पर अरमान ने आईब्रो उचकाते हुए इकरार में सर हिला दिया था। उसकी आंखों में ढूंढने से भी शर्मिंदगी नहीं मिली थी। ये देखकर रिया के अंदर से छुपा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटा था। हारी हुई होने के बावजूद भी उसने पूरी हिम्मत से अरमान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि अरमान के साथ कुछ लम्हे रिया भी अपनी हरकत पर पत्थर हो गई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताऊजी पर हाथ उठाने की? मेरी मोहब्बत को मेरे लिए गाली बना दिया आपने। अरमान को खामोश देखकर उसका हौसला बढ़ गया था। उसकी आवाज रूंधी हुई हो गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। यू नो व्हाट, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ। जब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करके तुम्हारे साथ नरमी का व्यवहार रख रहा हूँ, तुम इस नरमी के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। उसने दांत पीसकर कहते हुए एकदम से रिया का गला दबोचा तो रिया की आंखें बाहर को आने लगी थीं। वो बुरी तरह से पैनिक होती हुई अरमान के सीने पर हाथ मारने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या समझा है तुमने मुझे? अगर तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ तो मुझ पर हाथ उठाओगी तुम? पहले गाली और अब हाथ। मैं पति हूँ तुम्हारा, और पति के साथ साथ कितना दरिंदा इंसान हूँ ये तो तुम जानती ही हो। और अब अपने दरिंदगी का सबूत तो मैं तुम्हें जरूर दिखाकर रहूंगा, ताकि दोबारा मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुम 10 बार सोचो। ये कहते हुए अरमान ने रिया को बेड पर धक्का दिया था।
रिया सांस रोककर अरमान को देख रही थी, जो वॉर्डरोब से कुछ तलाश कर रहा था और फिर उसे अपनी चीज मिल गई थी, जिसे लेकर वो पलटा था। उसके हाथ में चमड़े का एक बेल्ट था। रिया डर से लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ भागी थी, पर वो दरवाजा ऑटो लॉक था। अपनी लाचारी पर रोते हुए वो पलटी थी और अरमान को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कई लम्हे आंखें बंद करके वो इस दर्द का इंतजार कर रही थी जो अरमान के चमड़े का बेल्ट मारने से उसे मिलता। पर कुछ लम्हे तक खामोशी के बाद उसने आंखें खोली तो बेल्ट जमीन पर पड़ा हुआ था और अरमान बेड पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। रिया के मुंह से फौरन सिसकी निकली। अरमान लाल लाल नजरें उठाते हुए उसकी तरफ देख रहा था। इतना बेबस तो वो कभी नहीं हुआ था जितना अब इस मासूम लड़की के सामने हो गया था। वो डरी सहमी को देख रहा था। उसे वो समय याद आया जब वो पटर पटर उसके सामने बातें करती थी। नफरतों की जंग में इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं था। अरमान ने हाथ के इशारे से रिया को अपने पास आने का इशारा किया था तो वो और भी दरवाजे में घुसती चली गई और इनकार में सर हिलाने लगी। किसी मासूम बच्चे की तरह अरमान खुद खड़ा हुआ और फिर उसके सामने आ गया था और हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने सामने खड़ा कर लिया था। रिया कांपते हुए शरीर के साथ उसके सामने नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। अगले लम्हे वो जोर से रिया को अपने अंदर खींच गया था। उसके सर पर अपने होंठ रखते हुए गहरी सांस ली तो एक खामोश आंसू अरमान की आंख से निकला था। अरमान एकदम जज्बाती हो गया था। मुझे इतनी तकलीफ मत दो रिया। तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही दाव खेला है। तुम्हारी नफरत मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। वो अपने अंदर कहीं चिल्लाया था, पर वो चाहकर भी रिया को नहीं कह पाया था। उसने रिया को अपनी बाहों में उठाया था, वो जो उसके डर से उसी के सहारे खड़ी हुई थी। डर कर और भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती थी और उसी के सीने में चेहरा छुपा गई थी। अरमान ने उसे बेड पर लिटाया था और खुद भी बेड पर लेटते हुए रिया का सर अपने सीने पर रख लिया था। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम पर गुस्सा भी नहीं करूंगा, पर तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगी। अच्छी पत्नियां अपने पति से बदतमीजी नहीं करती। जैसा भी हूँ, पर तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं कर रहा ना। वो धीमे शब्दों में रिया के बालों को सहलाते हुए कह रहा था। इतना तो वो जान गया था कि रिया को सख्ती से डील नहीं कर सकता था। रिया ने उसकी बात पर आंख बंद करते हुए सिसकी ली थी। कितनी आराम से वो अपनी दरिंदगी को नॉर्मलाइज कर रहा था। खाना खाया तुमने? अरमान के पूछने पर उसने नहीं में सर हिला दिया था, क्योंकि सुबह से भूखे रहते हुए उसके शरीर से अब ताकत खत्म होने लगी थी। अरमान ने इंटरकॉम उठाते हुए नौकरानी को खाना लाने का हुक्म दिया था। कुछ देर बाद नौकरानी खाने की ट्रे अरमान को दे गई थी। खाना रिया के सामने रखते हुए वो खुद भी रिया के सामने बैठ गया था। खाना खाओ, उसके हुक्म देने पर रिया खाना खाने लगी थी। अरमान ध्यान से उसे ही देख रहा था। रिया, जिसको खाना चबाने में मुश्किल हो रही थी, नैना ने हाथ उठाया है ना तुम पर? अंदाज मामूली था, लेकिन आंखें संगीन थी। रिया ने चौंक कर सर उठाया और इनकार में सर हिलाने लगी। अरमान ने आगे और कुछ नहीं कहा। खाने के बाद वो एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया था और रिया को अपने करीब करते हुए उसका सर सहलाने लगा था। इतनी डरी हुई होने के बावजूद भी वो अरमान की बाहों में आकर जल्द ही गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके सोने के बाद अरमान उसके चेहरे पर झुका। रिया के गाल और माथे पर होठ रखते हुए उसका सर तकिए पर सेट करने के बाद कमरे से बाहर निकल गया था। अब उसका रुख नैना के कमरे की तरफ था। नैना के कमरे के बाहर पहुंचते ही अरमान ने कमरे का लॉक घुमाया था तो दरवाजा खुल गया था। कमरे में बेहद अंधेरा था। कमरे में दाखिल होते ही अरमान की नज़र खिड़की के पास खड़ी हुई नैना पर गई थी। किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए नैना फौरन पीछे पलटी थी। 2 लम्हों के बाद कमरे में रोशनी फैल गई थी। नैना अरमान को ध्यान से देखने लगी थी। एक समय था कि पसंदगी होने के बावजूद भी वो अरमान के सामने देखने से भी डरती थी, लेकिन अब दिल दिमाग में जैसे डर का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। क्यों आए हो तुम यहाँ? अरमान को कमरे का दरवाजा बंद करते हुए देखकर उसने परेशानी से पूछा। तुम्हें जरूर अपनी गलती पर शर्मिंदगी नहीं होगी? अफसोस से कहता हुआ अरमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। कौन सी गलती? वह अरमान की बात का मतलब समझने के बावजूद भी अनजान बन रही थी, पर अगले ही लम्हे अरमान का हाथ का भारी थप्पड़ उसके दिमाग को खामोश कर गया था। वो जमीन पर उल्टे मुंह गिर गई थी और हैरानी से अरमान को देखने लगी। अब याद आया कि कौन सी गलती? अरमान के सवाल पर वो थूक निकलती हुई पीछे खिसकने लगी थी। जब अरमान ने उसकी कलाई दबोचते हुए एक झटके से मरोड़ते हुए कमर से लगा दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? तुम शायद भूल गई हो,
रिया मेरी पत्नी है, मेरे नाम से जुड़ चुकी है। और मेरी पत्नी पर तुमने इतनी गंदी नज़र डाली भी कैसे? वो दहाड़ा तो नैना दर्द से आंखें बंद कर गई थी। तुम मेरी दुश्मनों की लिस्ट में नहीं हो नैना, इसलिए रिया के साथ बुरा करके मेरे दुश्मनों में शामिल मत हो। मैं औरत और मर्द को दुश्मनी में बराबर रखता हूँ। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। दोबारा अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। गुस्से से कहता हुआ वो पीछे हुआ था। नैना अपनी कलाई मसलते हुए हिचकियों से रो रही थी। अरमान को घूरने लगी थी, जो कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल चुका था। मैं रिया को मौत से भी बड़ी सजा दूंगी अरमान। तुम या डैड दोनों में से कोई भी उसे बचा नहीं सकेगा। आई प्रॉमिस। वो आंखें बंद करते हुए गुर्राई थी और अचानक मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगी थी। अगली सुबह रिया की आंख खुली तो कमरे में हल्की हल्की सूरज की रोशनी फैली हुई थी। उसका सर भारी था और सर दर्द से चूर हो रहा था। वो धीरे से उठी और चारों तरफ देखा। अरमान सामने काउच पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। वो किसी से सीरियस होकर बात कर रहा था। उसकी नजरें रिया पर थीं, जो उसे देखते हुए अपने होंठ बंद कर गई थी। अरमान ने रिया को होश में आते हुए देखा। उसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन थे। अच्छा ठीक है, उसका काम तमाम कर दो और उसकी लाश को नदी में बहा दो, ताकि कोई मछली निगल जाए, किसी को कोई सबूत न मिले। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, आगे कोई और हंगामा नहीं चाहता। अरमान ने फोन पर बात करते हुए ठंडे शब्दों में कहा था और फोन बंद कर दिया था। रिया ने सुना तो डर से उसका दिल दहल गया था। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे थे। अरमान अपनी कुर्सी से उठकर रिया की तरफ आया था। उसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। वो उसके पास पहुंचा। क्या हुआ है? मुझसे डर लग रहा है? नरमी से रिया का हाथ थामते हुए पूछने लगा। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उसकी बात पर अरमान ने गहरी सांस ली। मैं अभी तुम्हें किसी बात की सफाई नहीं दे सकता रिया, बस इतना समझ लो, मैं तुम्हारा हक में बंधा नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने रिया को अपने होठों से लगाना चाहा था, जब रिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप इतने दरिंदे कैसे हो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप ये कर सकते हैं। वो शिकवा कर रही थी। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी वो बयान नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता था जैसे जान निकल जाएगी। अरमान ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब हुआ। विश्वास तो तुम कर चुकी हो रिया कि मैं दरिंदा हूँ, फिर ये फिजूल की बातें क्यों? उसके शब्दों में सच्चाई की ठंडी मोहर थी। फिलहाल तुमने जितना जाना है, मुझसे कई ज्यादा बड़ा दरिंदा हूँ, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल आम सा इंसान हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पर यह भी हकीकत है कि मैं तुम्हें खुद से आजाद नहीं करूंगा कभी भी। रिया ने आंखें बंद कर ली थी। उसे महसूस हुआ था कि उसकी जिंदगी अब अरमान के हाथों में एक खिलौना बनकर रह गई थी। अरमान ने इंटरकॉम उठाया, कान से लगाया। रिया के लिए नाश्ता ले आओ। वो इंटरकॉम नीचे रख चुका था। नौकरानी कुछ ही लम्हों बाद ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। अरमान ने नाश्ता रिया के सामने रखा। ये लो नाश्ता करो। रिया ने नहीं में सर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने ये कब पूछा कि तुम्हें भूख है या नहीं? मैंने सिर्फ ये कहा नाश्ता करो तो करो। अरमान ने उसे जबरदस्ती नाश्ता करवाया था और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और खड़ा हो गया था। कमरा लॉक नहीं होगा, पर तुम कमरे से बाहर मत जाना, न किसी को अपने कमरे में आने देना। वो रिया को समझाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही रिया डह जाने के अंदाज में बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कर गई थी। अरमान के ऑफिस के लिए निकलते ही बंगले में एक खौफनाक खामोशी छा गई थी। रिया ने कमरे में कई लम्हे इंतजार किया था। जब उसे विश्वास हो गया कि अरमान जा चुका है, तो उसने धीरे से दरवाजा खोला था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई थी और सीधा रईस खान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। रईस खान अपने कमरे में बैठे हुए कोई फाइल देख रहे थे। दरवाजा खोलकर रिया को अंदर आते हुए देखकर उनके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। रिया उनको कुछ कहने का मौका दिए बिना उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ताऊ जी, वो एक दरिंदा है, वो आपको मार देगा, मुझे उससे डर लगता है। उसकी आवाज डर और उलझन से कांप रही थी। रईस खान ने नरमी से उसकी कमर पर हाथ फेरा था। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ, मैं यहाँ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रिया सिसकते हुए बोली थी। मैं आपको नुकसान पहुँचाने का रास्ता बन गई हूँ। वो इतना जालिम इंसान है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी, मैं सब जानता हूँ।
रईस खान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए। मैं तुम्हें बचाने के लिए ही तो ये सब कर रहा था। रिया ने गहरी सांस ली। ताऊ जी, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे उससे डर लगता है। आप मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए, जहाँ वो मुझे ढूंढ न सके, या मुझे मार दीजिए, पर मैं अरमान के साथ नहीं रह सकती। उसकी आंखों में बेबसी और मायूसी छाई हुई थी। वो इस खौफनाक हकीकत से भागना चाहती थी, जिस इंसान को उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता समझा था, वो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। रईस खान ने उसे चुप करवाते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटी, 2-3 दिन में मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अरमान के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना है। उसके सामने ये जाहिर करो कि तुम मुझसे बदगुमान नहीं हो, बल्कि तुमने मेरे बारे में एक ऐसा राज जान लिया है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ अरमान की हो। तुम्हें ये दिखाना है कि मैंने तुम्हारे जज्बात से खेला है और अब तुम मुझसे नफरत करती हो। इससे अरमान को लगेगा कि वो जीत गया और तुम पर और जुल्म नहीं करेगा। रिया ने सर उठाया और रईस खान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी। उसे लगा शायद ये आखिरी मौका है अरमान से दूर जाने का। ठीक है ताऊ जी, जैसा आप कहेंगे, रिया ने धीरे से कहा। मैं सब कुछ करूंगी। रईस खान ने एक बार फिर से उसे प्यार किया और तसल्ली दी। वो जानते थे कि रिया अब उनके कब्जे में थी और वो अरमान के खिलाफ उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। शाम को अरमान ऑफिस से जल्दी घर लौट आया था। उसका दिमाग उलझा हुआ था। रईस खान के साथ होने वाले झगड़े ने उसे परेशान कर रखा था। वो सीधा अपने कमरे में आया तो देखा रिया बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के था। अरमान ने उसे नजरअंदाज किया और गैलरी की तरफ बढ़ गया था। उसने सिरगिट जलाई और गहरा दम भरा। उसकी नजरें शहर की रोशन सड़कों पर थीं, मगर दिमाग में बदले के प्लान घूम रहे थे। सिगरेट खत्म होने पर अरमान ने उसे तलवो तले रगड़ दिया था। जब उसे अपने पीछे हल्की सी किसी की आहट महसूस हुई, उसने पलटकर देखा तो रिया उसके करीब खड़ी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। क्या हुआ? अरमान ने ठंडे शब्दों में पूछा। उसे लगा कि रिया शायद कुछ सवाल करने आई है। रिया ने धीरे से सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था और ना ही नफरत थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। मुझे वो सब पता चल गया है जो मेरे ताऊजी ने आपके साथ किया था, पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने गलती से उनका साथ दिया। अरमान को रिया की बात पर हैरानी हुई थी। उसने आंखें सिकोड़ लीं। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि वो मेरे जज्बात से खेल रहे हैं। रिया ने कहा, वो आपसे अपनी दुश्मनी में मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने रिया का हाथ थाम लिया। तुमने सच जान लिया है? रिया ने हाँ में सर हिलाया था। मैंने सब कुछ जान लिया है। ताऊजी ने आपके साथ जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं आपका साथ दूंगी। अरमान ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रिया इतनी जल्दी अपने पिता की असलियत को जान जाएगी। तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है? अरमान ने आंखें छोटी करके पूछा था। रिया मुस्कुराने लगी। आपने जो कुछ भी किया वो ठीक था। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको रईस खान के खिलाफ उसके बदले को पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। अरमान ने उसे अपने गले से लगा लिया था और उसके माथे पर उसे प्यार दिया था। उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे लम्हा लगा था सारा मामला समझने में। उसकी मासूम पत्नी अपने पिता की बातों में जाकर उसके सामने एक्टिंग कर रही थी, अपना डर छुपाते हुए उसे चकमा देना चाहती थी। अगले दिन सुबह अरमान रोज की तरह जल्दी घर से निकला था। वो बेफिक्र था कि नाटक करने के बहाने ही सही उसकी छोटी सी पत्नी कुछ नॉर्मल हुई है। वो सब कुछ समझ चुका था और उसकी तैयारी भी कर चुका था। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता, वो रिया की तरफ से बेफिक्र था। रिया गहरी नींद में सो रही थी जब नैना उसके कमरे में आई और जोर से उसे झंझोड़ने लगी। उठो, उठो रिया, नैना रोते हुए चिल्लाई थी। रिया हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसकी आंखों में नींद और उलझन थी। क्या हुआ नैना? तुम क्यों रो रही हो? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए रईस खान के कमरे की तरफ ले जाने लगी थी। रिया ने रिक्वेस्ट की, लेकिन नैना तो उस पर हावी हो चुकी थी। नैना, क्या हुआ है? रिया बार बार उससे पूछ रही थी, लेकिन नैना बस रोए जा रही थी और उसे घसीटती जा रही थी। जब वो रईस खान के कमरे में पहुंची तो कमरे का नजारा देखकर रिया के गले से एक खौफनाक चीख निकली थी। रईस खान जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। उनके आसपास खून फैला हुआ था। उनका चेहरा लाचारी से आसमान की तरफ था। वो जिंदगी की आखिरी लम्हे देख रहे थे। वो बेदर्दी से मारे गए थे। रिया ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया था।
उसका दिल सीने में जोर-जोर से धड़क रहा था। उसके अंदर एक गहरा डर बैठ गया था। नैना रोते हुए चिल्ला रही थी और कह रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दरिंदे ने मेरे पिता को मार दिया। रिया ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और रोते हुए रईस खान के पास बैठ गई। ताऊजी, ताऊजी उठ जाइए, मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। वो रोते हुए चिल्लाने लगी थी। वो इतना सब कुछ करने के बाद भी ये नहीं सोच सकती थी कि ये सब अरमान ने किया है। मेरे पिता को मार दिया उसने, मेरे पिता को मार दिया। इतना कहकर नैना रो रही थी और रिया को अपनी सारी ताकत से झंझोड़ रही थी। रिया को लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह उसके सामने है। उसकी आंखों के सामने रईस खान की लाश पड़ी हुई थी। वो जानती थी कि इसका जिम्मेदार अरमान था और उसका ये गुनाह उसने खुद अपनी मोहब्बत की वजह से किया था। ये सब अरमान ने किया है। उसकी आंखों में बेहद दुख और नफरत भरी हुई थी। वो डैड और तुम्हारी साजिश को जान गया था। कल जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे, इसी के मुताबिक उसने सबसे पहले डैड को मारा और अब उसका अगला निशाना तुम हो। ये सुनते ही रिया की जान निकलने लगी। उसका सारा शरीर डर से ठंडा पड़ने लगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तेजी से नहीं में सर हिलाने लगी थी। धीरे धीरे डर से पीछे हटने लगी। उसका दिमाग आउट हो चुका था। नैना ने उसकी बिगड़ती हुई कंडीशन को देखकर कहा, उसने तुम्हारे पिता जैसे ताऊजी को मार दिया रिया, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रिया का डर काबू से बाहर हो गया था। वो जोर से चीखती हुई अपने कमरे की तरफ भागी थी। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। उसने भागते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और बिस्तर पर लेट गई थी। दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी थी, ऊपर वाले मुझे बचा ले। वो अरमान से सलामती की दुआ मांग रही थी। उसकी आंखों के सामने रईस खान की लाश घूम रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। वो डर रही थी कि अगला निशाना वो खुद है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा बाहर से खुलने लगा तो रिया की सांस रुकी। उसका दिल डर से सीने में धक धक कर रहा था। उसे लगा कि अरमान आ गया है और अब उसका भी वही अंजाम होगा जो रईस खान का हुआ। मगर दरवाजा खुला तो सामने नैना खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। नैना अंदर आई और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। ये लो, यहाँ से भाग जाओ रिया, तुम्हारी जान खतरे में है। उसने रिया की तरफ बैग बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए डैड ने अपनी जान दे दी है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी। मैं अपने पिता की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगी। रिया ने हैरानी से नैना को देखा था। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी नैना? अगर मैं गाँव गई तो वहां तक भी अरमान पहुंच जाएगा और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो दी थी। नैना ने कंट्रोल करते हुए उसे घूरा था, तो ठीक है, गाँव मत जाओ, किसी दूसरे शहर चली जाओ, बस यहाँ से दूर चली जाओ। इस बैग में मोबाइल है जिसका नंबर अरमान को नहीं पता है। तुम इस फोन से मुझसे कांटेक्ट में रहना। नैना ने उसे आगे समझाया तो वो समझते हुए हाँ में सर हिलाने लगी थी। इस समय तुम्हें सिर्फ अपनी जान बचानी है रिया। नैना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरे डैड तुम्हें बेटी की तरह चाहते थे। नैना ने रोते हुए कहा, तुम उनकी आखिरी निशानी हो। तुम्हारी हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी है। मैं भी तुम्हारी हिफाजत करूंगी हर हाल में। नैना की आंखों में बेहद दुख और शर्मिंदगी थी। उसने बैग को रिया के हाथ में थमा दिया। बैग में कुछ पैसे और एक मोबाइल था। अरमान के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रिया का हाथ कांप रहा था। अरमान तुम्हें भी मार देगा, उसने डरती हुई आवाज में कहा। नैना ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अरमान मुझे कुछ नहीं करेगा, बस तुम अपने आप को बचाओ रिया। तुम जाओ यहाँ से, अभी और इसी समय। रिया ने जल्दी से बैग उठाया और नैना की तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा। उसके दिल में नैना के लिए एक मोहब्बत और इज्जत का जज्बा पैदा हुआ था। वो दरवाजा खोलकर तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ से गार्ड्स को हटा दिया गया था। वो जानती थी कि उसके पास अब सिर्फ यही एक मौका था अपनी जिंदगी बचाने का। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।